Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. My dear students, now this time I am going to discuss one very important topic, that is the joint stock company under the chapter number 2, forms of business organization. जॉइंट स्टॉक कंपनी के पहले आप लोग केयर करो, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट कर लिया है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर हम चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। as you are looking here, as you are seeing that the company is an artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual succession and common seal as per Companies Act 2013 is written here. My dear students, सबसे पहली ज़रूरत तो यहाँ पर यह है कि जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने उन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग को पढ़ा। अगर हम पार्टनरशिप की आप बात करें तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोगों ने पार्टनरशिप के डिफिनीशन को डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से अगर हम कंपनी फॉर्म की बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अर्लियर इट वाज 1956 बट नाउ अमेंडेड 2013, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ कंपनी और joint stock company? Company is an artificial person. Remember this point. These are also considered as a feature of the joint stock company. What is artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual succession and common seal. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक्सिस्टेंस केवल कानून की नज़र में है। ये एक परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील, साथ ही साथ लीगल एंटिटी भी रखती है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ये सभी कंपनी के फीचर्स हैं और हम लोग इन सभी पॉइंट्स को अंडर द फीचर्स ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे। बट हियर यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट द मीनिंग ऑफ कंपनी और द डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट, company is an artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual succession and common seal. And now consider one more definition given by Professor Heine, and what he suggested about the company, about the joint stock company. He told clearly that a voluntary association of individuals for profit, लोगों का एक ऐच्छिक समूह, वो भी किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर लोगों का एक ग्रुप बने, लोग आपस में सहमत हों, एक फॉर्म करें एक ग्रुप, तो हम उसे कंपनी की कंडीशन में तब रखेंगे जबकि हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड द ओनरशिप ऑफ विच द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप मीन्स, जब जो भी पार्टनर हों जो एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाए वो भी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हो, और जो भी उनके शेयर्स हों वो ट्रांसफरेबल शेयर्स जो भी हों उनके वो डिवाइडेड हों, कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जो भी टोटल कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड हो, एंड द ओनरशिप ऑफ विच द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, और जो ओनरशिप की बात हो वो मेंबरशिप के ऊपर डिपेंड हो। तो ये अगर हम बातें करें तो प्रोफेसर हैने ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अपना ओपिनियन ये दिया, और इसके साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और व्यूज़ यू कैन से एज पर द चीफ जस्टिस मार्शल। सी, एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। देखो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, ये अदृश्य है, आप इसको देख भी नहीं सकते, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ,
इसका जो महत्व है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, इट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में केवल इसका इम्पोर्टेंस है। तो एज पर चीफ जस्टिस मार्शल अगर हम कहें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये कुछ डिफिनीशंस थे जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड। और इसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड विथ योर next topic, and it is considered as a features or the characteristics of the company। कंपनी के डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ये कंपनी के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा। अब वन बाय वन अगर हम बात करें फीचर्स की, देन फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है। रिमेंबर, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट याद दिला दूँ, पर्सनल अकाउंट अगर आप ध्यान दो, अकाउंटेंसी में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के टाइप्स में आप लोगों ने नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट हो तो वो हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। तो कंपनी भी तो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हुआ। इट इज़ नॉट द ह्यूमन बीइंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इट्स एग्जिस्टेंस ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, और कानून से ही कंपनी का निर्माण होता है और कानून के द्वारा ही इसको शट डाउन भी किया जाता है, वाइंड अप भी किया जाता है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस बट इट कैन नॉट फंक्शन लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे हम इंसान नॉर्मली चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस तरीके से कंपनी काम नहीं कर सकती। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन द नेम ऑफ कंपनी by the elected body of directors. Since the company cannot act like a human being, it is considered as an artificial person। देखो, जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा केयर करो, अगर आप कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जाओ तो वहाँ पर आप लोगों ने स्टैचू देखा होगा, बॉयज़ के, गर्ल्स के, जेंट्स और लेडीज़ वियर को पहना करके एक स्टैचू आपको दिख जाती होगी। केवल ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है, अट्रैक्ट करने के लिए वो स्टैचू प्लास्टिक की बना करके रखी हुई होती है, उस पर ड्रेसिंग की होती है, कपड़े को पहना के दिखाया जाता है कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कंपनी जस्ट लाइक एज आर्टिफिशियल पर्सन, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये ह्यूमन बीइंग की तरह कोई काम नहीं कर सकती, या सांस नहीं ले सकती, ये चल नहीं सकती, हमारी आपकी तरह ये बातें नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी अपने इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपने हर उस काम को करती है जो कंपनी के लिए रिक्वायर्ड हो। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज द आर्टिफिशियल पर्सन। एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट वन, सेकेंड फीचर इज क्रिएटेड बाय लॉ। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स एज पर कंपनीज एक्ट 1956 अमेंडेड 2013, company must be registered under the Companies Act. The creation or the formation requires submission of various documents and has to fulfill various legal formalities. The process of incorporation is long and complicated, but on receipt of certificate of incorporation, company comes into existence। देखो, कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर हम क्रिएटेड बाय लॉ की बात करें तो कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, कंपनी का जो फॉर्मेशन है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द लॉ। और कंपनी के इस्टेब्लिश करने में कई रूल्स रेगुलेशन, कई फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है, और जब सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरे हो जाते हैं तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फिर पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये इशू किया जाता है, और इसके बाद कंपनियां अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ
company. And now the next one is perpetual succession. While we are talking about perpetual succession, then ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. जैसा कि हमने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया, अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट लॉ से होता है और लॉ के थ्रू ही इसका वाइंड अप भी होता है. मीन्स ए कंपनी बीइंग ए क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ. कंपनी का जो एंड होता है, जब इसका डिसोल्यूशन होगा या वाइंड अप होगा, तो वो भी केवल लॉ के थ्रू ही हो सकता है. इट मे ओनली cease to exist when a specific procedure for its closure called wind up is completed. और जब भी कंपनी को वाइंड अप करना होगा, जब भी कंपनी को बंद करना होगा, तो एक प्रोसेस होगा. जैसे इस्टेब्लिशमेंट के टाइम एक प्रोसेस है, वैसे ही कंपनी के क्लोजर के टाइम भी एक प्रोसेस होगा और उसी के बाद कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है. अब देखो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ and can be brought to end by law. Only shareholders or the members may come or go, but company continues to exist. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि मेंबर्स में कम और मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर. कंपनी के ऊपर किसी भी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट का कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट कंपनी गोज फॉर एवर. कंपनी कंटिन्यूसली लगातार अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखती है. उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर आप ये कह सकते हो कि किसी भी मेंबर के आने या जाने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. ओके, देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर और कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट. ये मैंने आपको क्लियरली इसलिए बताया क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन आप जब भी पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए. दस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सिटिंग इन अ जनरल मीटिंग वेयर किल्ड बाय अ बॉम्ब बट द कंपनी सर्वाइव्ड. तो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर कंपनी की कोई मीटिंग हो रही हो, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में हो या सभी दुर्घटना में मार दिए जाए या मर जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, सभी कंपनी के मेंबर्स मर जाए, लेकिन फिर भी कंपनी के एक्सिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंपनी सर्वाइव करेगी, कंपनी कंटिन्यू रहेगी. ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंट्रोल. वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल अंडर द कंपनी फॉर्म, देन it is clearly stated that the business of a company is managed and controlled by the board of directors. Remember, कंपनी खुद से सारा काम नहीं कर सकती. कंपनी ना तो इंसान की तरह चल सकती है, ना तो बात कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. सो द बिजनेस एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स for running the day-to-day activities or the day-to-day operations of the business. Shareholders do not have right to control business activities, but the board of directors are accountable to the shareholders. ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, वो ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करेंगे और कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी होगी उन्हें कंट्रोल करने के साथ साथ शेयर होल्डर्स के प्रति ये अकाउंटेबल भी होते हैं. ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स. ओके, दैट्स वाई दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑल्सो. एंड नाउ कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लाइबिलिटी. If we are talking about the liability, then the liability of the members is limited. Remember, it is important point. अगर हम आपको बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो हम लोगों ने वहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड पढ़ा था. कर्ता के केस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप में भी हम लोगों ने लाइबिलिटी की बात की थी तो अनलिमिटेड ही था. लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी फॉर्म की बात करें, then the liability of shareholders
is limited, means shareholders enjoy the limited liability. और लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की मीनिंग आप लोगों को क्लियर है. अगर हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोले, इट मीन्स पर्सनल एसेट्स में बी यूज्ड इन केस ऑफ लॉस इन द बिजनेस. बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी, देन उस कंडीशन में जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेंबर्स की, पर्सनल एसेट्स मे नॉट यूज्ड इन केस ऑफ लॉस इन द कंपनी. सो अंडर द लाइबिलिटी द शेयर होल्डर्स इंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी, और आप कह सकते हो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. द क्रेडिटर्स कैन बी पेड बाय यूजिंग कंपनी एसेट्स ओनली बिकॉज इट इज द कंपनी हु ओज टू इट्स क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज ओनली टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट्स. तो क्रेडिटर्स की मीनिंग यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो, जो भी एक्सटर्नल पार्टीज है, जो भी आउटसाइडर्स हैं, वो केवल कंपनी के एसेट्स पे क्लेम करके कंपनी की अमाउंट से या कंपनी की एसेट से ही अपनी रिकवरी ले सकते हैं. अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स आर लाइएबल ओनली टू द लिमिट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को परचेज किया है, तो आप एक एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर आपने 100 शेयर परचेज किया किसी कंपनी के, 100 शेयर किसी कंपनी के अगर आपने परचेज किया और एक शेयर की वैल्यू सपोज दैट द वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपीज़. जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज कर लो कि आपने किसी कंपनी के 100 शेयर को परचेज किया, ओके, और एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज़ हो, तो आप टोटल कंपनी को कितना पेड करोगे? 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000. अब अगर मान लो आपने उसमें से 800 अमाउंट पेड कर रखी है ऑलरेडी शेयर परचेज करते समय, तो अब आपकी लाइबिलिटी केवल 200 रुपीज़ तक के लिए बनेगी. 1000 टोटल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, उसमें से आपने 800 सपोज दैट पेड कर दिया, तो 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200. जो ये 200 की अमाउंट आपकी बचेगी, आप केवल उतना ही अमाउंट एज अ शेयर होल्डर कंपनी को पे करोगे, ना कि उससे ज़्यादा. भले ही कंपनी के ऊपर डेप्ट की कंडीशन हो, कंपनी अपने डेप्ट को ना बियर कर पाए, लेकिन शेयर होल्डर्स ओनली रिस्पॉन्सिबल अप टू द ड्यू अमाउंट. ओके, तो ये हमारा था लाइबिलिटी. रिमेंबर दिस पॉइंट that the liability of shareholders in the form of company is limited. And now come to the next point, that is the common seal. कॉमन सील, देखो ये वर्ड है, आप इसको एक कंपनी के स्टैम्प से समझिएगा, रबर स्टैम्प से समझिएगा, ठीक है. अगर हम कॉमन सील की बात करें, देन ए कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. इफ ए कंपनी हैज अ कॉमन सील, इट मस्ट बी एफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट्स सच एज एग्रीमेंट ऑफ द कंपनी. देखो कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब भी कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कोई एग्रीमेंट करेगी, तो उस कंडीशन में वो वैलिड कैसे होगा? बिकॉज कंपनी कैन नॉट वॉक, कंपनी कैन नॉट टॉक, कंपनी बात नहीं कर सकती, हमारे आप जैसे चल नहीं सकती ह्यूमन बीइंग जैसा. तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने उन एग्रीमेंट का जो भी एक्सटर्नल पार्टीज से करेगी, उसको एथेंटिक बनाने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए कंपनी के पास अपने नाम का एक रबर स्टैम्प होना चाहिए. जैसे मैं अगर आप लोगों को सिंपली कहूँ कि जब आपने क्लास 10th पास किया या क्लास 12th जब आपने पास किया, तो आपको CBSE ने सर्टिफिकेट अवार्ड किया. अब उस सर्टिफिकेट को आप देखोगे तो उस पर CBSE की कहीं ना कहीं मुहर लगी होती है, स्टैम्प लगा होता है. ये प्रूफ करता है, क्योंकि देखो CBSE क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. एक बिल्डिंग में जो CBSE के ऑफिस हैं, उसके तो सारे काम उसके इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं. CBSE नाम का कोई बंदा है नहीं, CBSE तो एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पर देखो एक बोर्ड है, तो वैसे ही उस बोर्ड का जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रूफ किया गया है स्टैम्प लगा करके, मुहर लगा करके. तो वैसे यहाँ पे कॉमन सील की मीनिंग ये हुई कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट्स थ्रू इट्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया. कंपनी सील इज द सील विथ कंपनी नेम इनग्रेव्ड ऑन इट. एक सील, एक स्टैम्प जिस पे कंपनी का नेम मेंशन होता है, और हर एक कंपनी के एग्रीमेंट के साथ वो स्टैम्प लगाया जाता है. ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिस्क बियरिंग.
रिस्क बियरिंग की अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ लॉसेस in a company is borne by all the shareholders. If there are any financial losses, then all shareholders contribute towards company liability to the extent of their shares in the company's capital. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि रिस्क ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। जो भी रिस्क की कंडीशन होगी कंपनी में, वो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं लॉसेस को बियर करेंगे, और उसमें भी अप टू द ड्यू अमाउंट, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जितनी अमाउंट कंपनी में शेयर होल्डर्स की ड्यू होगी, बची होगी, उतनी अमाउंट तक शेयर होल्डर रिस्क को बियर करेगा, उस अमाउंट को शेयर होल्डर पेड करेगा कंपनी में। ओके अब यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि जितने भी ये मेरिट्स हम लोगों ने, जितने भी ये फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और द लिमिटेशंस will also construct. Okay, so now I hope that all these points discussed under this video will be proof beneficial for you. So thank you so much for watching this video and prepare yourself according to the lectures.